बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। रियो डी जेनेरियो के गैलेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। उसके बाद राजकीय यात्रा पर राजधानी ब्रासीलिया जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है। ब्रासीलिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्र में दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से वहां रह रहे प्रवासी भारतीय लोगों के बीच काफी उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत माता की तस्वीर के साथ भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर उनका वंदन करते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। साथ में जिन लोगों ने इन तस्वीर को बनाया वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम स्नेहा है, प्रतीक है, मैं रांची से हूँ। स्नेहा, आपने बहुत शानदार ये तस्वीर बनाई है, क्या सोचकर ये तस्वीर बनाई है? मोदी जी जिस तरह बोलते हैं भारत माता की जय, वो उसी को इमेजिन करके मैंने बनाया है कि जिस तरह मोदी जी भारत माता की पूजा करते हैं, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने जिस तरह दिखाया है कि वो लेडीज़ को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, लेडी ऑफिसर्स को खड़ा करके ब्रीफिंग देना और ये सब, तो उनसे हम सारी लेडीज़ बहुत ही अच्छा फील किया है, तो उसको ही मैंने दर्शाया है। एंड ये रियल रीज़न है कि वो भारत माता की जय बोलते हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को जब ये तस्वीर दी जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने भारत का ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है पूरी दुनिया में। हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं एज इंडियंस। आज जो इंडिया का स्टेटस है वो बहुत एक पावरफुल नेशन बना दिया और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, तो हम उनका बस स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत में ये लोग इस पोस्टर को लेकर आए हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एबीपी न्यूज़ पर तस्वीरें देखिए। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये खास पोस्टर तैयार किया गया है, यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। भारतीय बिजनेस डेलीगेशन भी पीएम के इस दौरे से काफी उत्साहित है। भारत और ब्राजील के बीच किन किन क्षेत्रों में सहयोग की संभावना है, इसको लेकर बातचीत एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने की। इस वक्त मैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ में भारतीय जो बिजनेस डेलीगेशन है वो ब्राजील पहुंचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष गिरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मनीष जी, किस तरह से भारतीय डेलीगेशन जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो भारत और ब्राजील के बीच में बिजनेस वाले रिश्तों को देख रहा है? पिछले 3 दिनों से हमारा इंटरेक्शन यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, लोगों के साथ रहा है। काफ़ी सारे सेमिनार और इवेंट्स में हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और एक चीज़ उभर के आती है कि इंडिया आज भारत सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है और सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। सब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ, ट्रेड की तरफ भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन। किस क्षेत्र में आप उम्मीद देख रहे हैं? 3 क्षेत्र में हमारा काफ़ी सारा इंटरेस्ट रहा है, बातचीत रही है। एक जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा आज आगे गति से बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस के बाद जो हमारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं, उसको लेके यहाँ भी काफ़ी सारा उत्सुकता है। उनको भी इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है
और इंडिया में इन्वेस्ट भी करना है। देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट को लेकर यहाँ बातचीत आगे बढ़ रही। जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग पहुंचे हुए बता रहे हैं कि भारत और ब्राज़ील के बीच में निवेश को लेकर कई समझौते होने की संभावना है। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। कुछ लोगों ने संस्कृत में मंत्रोच्चार कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और यहाँ पर जो ब्राजील के आर्टिस्ट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। खास बात ये रही है कि गणपति के मंत्र के साथ इन्होंने स्वागत किया। मैं एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को चाहूंगा कि ये यहाँ के कलाकार वो गणपति मंत्र सुनाएं जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने सुनाया था। मैम, आई जस्ट वॉन्ट टू यू दैट यू प्लीज कैन यू सिंग द सॉन्ग ऑफ गणपति चैंट। जय गणेश। ओम गम गणपतये नमः शरणं गणेशा। ओम गम गणपतये नमः शरणं गणेशा। ओम गम गणपतये नमः शरणं शरणं। ओम गम गणपतये नमः शरणं शरणं गणेशा। शरणं शरणं गणेशा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भारी बारिश के बीच अपने संसदीय क्षेत्र के खिवनी खुर्द गांव पहुंचे। कीचड़ भरे रास्तों पर पैदल चलते हुए उन्होंने बाढ़ और बारिश से प्रभावित आदिवासी परिवारों के घरों का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी स्थानीय लोगों को दिया। खिवनी खुर्द में ही शिवराज ने खेत में चौपाल भी लगाई और ग्रामीणों से उनकी परेशानियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ भोजन भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय आदिवासियों से भी मिले और उन्हें सरकार का एजेंडा बताया। साथ ही अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। दरअसल वन विभाग के अधिकारियों ने 23 जून को क्षेत्र में अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पीड़ितों के समर्थन में 27 और 29 जून को खाते गांव में धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अभी आज जो स्थिति मैंने देखी है वो और, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदिवासी हो या और गरीब भाई बहन हो, उनको समृद्ध बनाना, उनकी जिंदगी में खुशियां लाना, ये हमारी सरकार का मकसद है और इसलिए इसी काम को मिलके हम लोग करेंगे। कुछ लोगों ने जो किया है, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ की है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता के कारण हम समस्या का हल करेंगे। आदिवासी भाई बहनों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। और अब बात करते हैं बिहार के पटना की, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। घरवाले पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस अब हमलावर की तलाश कर रही है। पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के कत्ल से हड़कंप मच गया है, जिसमें पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह हमलावर उन्हें उनके निवास के सामने गोली मारकर बड़े आराम से मौके से फरार हो गया, ये बात किसी से पच नहीं रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोपाल खेमका का आवास जिस इलाके में वो वीआईपी माना जाता है, कि जैसा कि मैंने बताया पूरा वीआईपी इलाका है। घटना स्थल से सिर्फ थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जो है ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का घर है। कैमरा पर्सन शैलेश आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का जो है वो सरकारी आवास है। वहीं मौका वारदात से महज 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। बावजूद इसके पुलिस गोपाल खेमका के आवास पर 2 घंटे बाद पहुंची, जिसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, घटना स्थल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। हम गांधी मैदान थाने के ठीक बाहर खड़े हैं। गोपाल खेमका के परिजन बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल खड़े किए हैं। उन लोगों का कहना है कि घटना के 2 घंटे के बाद जो है पुलिस की टीम जो है उनके अपार्टमेंट के गेट पर आई है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खेमका के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कौन आना चाहेगा बिहार? इनका नाम इतना पुराना, इनका संबंध हर किसी के साथ था। इंडस्ट्री एसोसिएशन के सब कुछ रहे हैं, सबको इनको जानता था। कई राजनेता से संबंध इन लोगों का है। आखिर वो परिवार जो बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के जिसका योगदान रहा है,
जो स्थापित है, आज स्थिति बन रही है। पूरे परिवार के एक बेटा का हालत देख लीजिए आप, और क्या परिवार के लोगों की हालत देख लीजिए आप। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। Who will give this security? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की और कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जल्द मामले के खुलासे का दावा किया। मालूम है पहले से ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंगें पहले ही कर ली हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। जिसकी लापरवाही, उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। जिस तरह से पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसके बाद से सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। मर्डर की इस घटना ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस मामले में राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने फिर आरोप लगाया कि बिहार में हो रहा वोटर लिस्ट रिवीजन एक बड़ी साजिश है और इसे चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर अंजाम दे रहा है। तो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते। कटवाना तो आप जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तो इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपील तक कर डाली कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को दस्तावेज न दिखाएं। कोई भी है जिसका पास माता पिता नहीं है, सर्वे हो गए, जिसका भाव बहन नहीं है, कोई नहीं है, और उसका भी प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो कहाँ से देगा कोई? अब देना भी नहीं चाहिए। जो मांग रहा है कि इनका चाहिए, उनका नहीं देना है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी बिहार में वोटर लिस्ट में हो रहे रिवीजन पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। गोपाल खेमका के हत्याकांड पर राहुल गांधी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं और एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका के सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। बिहार के भाइयों और बहनों, ये अन्याय अब और सहा नहीं जा सकता। जो सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त है एक नए बिहार का, जहां डर नहीं तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का भी है। ये पोस्ट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरते हुए बिहार की आवाम से बदलाव लाने की बात कही है। जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर ही कर दी गई, उसको लेकर अब एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार जारी। रुक करें एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से निवास खाली करवाने को कहा। पूर्व सीजेआई ने रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी बंगला खाली नहीं किया है। 31 मई तक बंगले में रहने की सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली थी। अब तक पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बंगला खाली नहीं किया है। 8 महीने का वक्त हो चुका है। 31 मई तक परमिशन मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी है कि निवास पूर्व सीजेआई से खाली करवाया जाए। रिटायरमेंट के 8 महीने हो चुके हैं। अब तक डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना बंगला खाली नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इसी बंगले में रहने की 31 मई तक परमिशन मिली थी, लेकिन अब 6 जुलाई हो चुकी है। अब तक ये बंगला नहीं खाली करने पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखी गई है। निपुण सहगल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निपुण, क्या कहा गया है इस चिट्ठी में और क्या कोई समय सीमा भी तय करने के लिए की बात कही गई है? देखिए, चिट्ठी तो ये कहती है कि तत्काल खाली कराया जाए मकान को, क्योंकि ये सारी जो सीमाएं थी या जो भी उनको अनुमति दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, वो सारी अवधि पूरी हो चुकी है और उनको रिटायर हुए 8 महीने का समय हो चुका है।
8 महीने के बाद भी उन्होंने मकान खाली नहीं किया। शुरू में उन्होंने अप्रैल तक रहने की अनुमति मांगी थी, जो दे दी गई थी। फिर मई तक की मौखिक अनुमति उनको दी गई, 31 मई तक की। वो अवधि भी पूरी हो चुकी है और अब किसी भी तरह से नियमों के मुताबिक भी किसी सरकारी आवास के वो योग्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो दूसरे जो नए जो जज बने हैं उनके लिए आवास की कमी है और कई लोग गेस्ट हाउस में भी रह रहे हैं। ऐसे में अब इस मकान को खाली कराना बेहद जरूरी हो गया है। तो 5 कृष्णा मेनन मार्ग जो मकान है वो आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस निवास होता है, लेकिन चंद्रचूड़ के बाद 2 लोग जो चीफ जस्टिस बने, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये चुना कि वो जिस घर में पहले से रह रहे थे वहीं पर बतौर चीफ जस्टिस रहेंगे। ऐसे में इस मकान को खाली करने की कोई अनिवार्यता तुरंत नहीं थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 8 महीने के बाद भी कोई उस मकान में बना रहे जो उसको बतौर चीफ जस्टिस मिला था। यही बातें चिट्ठी में लिखी गई और कहा गया है कि आप तत्काल इसको खाली करवाइए। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए निपुण। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने फिर दावा किया कि चुनाव आयोग का ये कदम एक साजिश है और इसके पीछे मोदी सरकार का मंसूबा छिपा हुआ है। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने फिर आरोप लगाया कि बिहार में हो रहा वोटर लिस्ट रिवीजन एक बड़ी साजिश है और इसे चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर अंजाम दे रहा है। जो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब वोट का राज, लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते। कटवाना तो आप जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तो इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपील तक कर डाली कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को दस्तावेज न दिखाएं। कोई भी है जिसका पास माता पिता नहीं है, सर्वे हो गए, जिसका भाव बहन नहीं है, कोई नहीं है और उसका भी प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो कहाँ से देगा कोई? अब देना भी नहीं चाहिए। जो मांग रहा है कि इन कागज चाहिए, वो कागज नहीं देना है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी बिहार में वोटर लिस्ट में हो रहे रिवीजन पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच जारी है। जमीन विवाद, बेटा हत्याकांड और जेल कनेक्शन को लेकर छापेमारी की जा रही है। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली है, सूत्र बता रहे हैं। बता दें कि बेटे गुंजन खेमका की भी, जो गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका थे, उनकी भी साल 2018 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में होने की जानकारी मिली है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं पुलिस जांच में जो अब तक सामने आए हैं। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। शशांक, और क्या बता रहे हैं सूत्र? देखिए, पुलिस की टीम जो है इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। जो बड़ी बात इसमें निकल कर ये आ रही है कि एक स्कूटी सवार जो अपराधी है वही आया था, हेलमेट लगाया हुआ था, उसने गोली मारी थी। उसके बाद वो जो है जेपी गोलंबर होते हुए, गंगापथ होते हुए हाजीपुर की तरफ चला गया है। उसका अंतिम लोकेशन जो है वो हाजीपुर के साइड का मिला है और पटना पुलिस ने हाजीपुर पुलिस से भी जो है संपर्क किया है। ये जो स्कूटी सवार हेलमेट वाला अपराधी था, इसको पकड़ने की जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में जो है वो पाया गया है। तो अब इस पूरे मामले पर से पर्दा कब तक हटता है, कब उसकी गिरफ्तारी होती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। SIT की टीम जो है वो जांच जो है वो तेज कर दी है। आपको बता दें, गांधी मैदान थाने में भी गोपाल खेमका के बेटे जो गौरव खेमका है, उनके बयान पर अज्ञात के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। और देखिए, कल पटना के ब्योर जेल में भी पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। पुलिस को शक है कि जो जेल में कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स हैं, उनके इशारे पर बाहर में शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस की तरफ से जो है वो जांच की जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।